Star Institute of Studies. Today we are going to continue with chapter 2, that is dual effect of transactions and types of accounts of standard 11 GSEB board. Okay, accounts. अब बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन रहता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई भी लेन देन, भले कैश में करो या क्रेडिट में करो, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। यही चीज अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज या इंग्लिश में बोलूं या डेफिनेशन में कैसे बोलना है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जरूरी नहीं है कि कोई चीज ही देनी है, मैं मेरी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी ऑब्वियसली तुम लोग मुझे पैसा दे रहे हो, फीस दे रहे हो पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं तुमको कुछ चीज तो नहीं दे रही, सिर्फ मेरा नॉलेज डिलीवर कर रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ तुमको पढ़ाने का, तो वो भी एक ट्रांजेक्शन है, बिकॉज मुझे उसके बदले कैश मिल रहा है, मेरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। क्लियर है? मेरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक हो, मतलब कैश और क्रेडिट में कुछ भी लेन देन या एक्सचेंज ऑफ सर्विस भी हो, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश और क्रेडिट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। क्लियर है? जो मैंने हिंदी में बोला वही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डेफिनेशन बना दी गई है, एकदम क्लियर है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन हमेशा वो ट्रांजेक्शन होता है जो इकोनॉमिक होता है, नॉन इकोनॉमिक के अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं है। अकाउंट्स के अंदर जो चीज को कैश में नहीं लिख सकते उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, जिस चीज की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते उन चीज की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है? अब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक का कोई रोल नहीं, भले वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो लेकिन अकाउंट्स के अंदर उसकी जीरो वैल्यू है। क्लियर है? अब एक बार ध्यान दे तो टेबल सिखा देती हूँ। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होता है? जिसको पैसों के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? जिसको पैसों के टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इकोनॉमिक के अंदर भी दो टाइप होते हैं, कैश, क्रेडिट। कैश मतलब, क्रेडिट मतलब बहुत डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कैश क्रेडिट के साथ तीसरा क्या होता है? अदर ट्रांजेक्शन। कैश क्रेडिट के साथ तीसरा क्या होता है? अदर ट्रांजेक्शन। क्लियर है? ये सब बाद में डिटेल में समझाती हूँ। नॉन इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल। सम करेंगे, हर टर्म एकदम अच्छे से पूरा डिटेल में आएगा। सबसे पहले सम करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन दो चीजें होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर कैश, क्रेडिट, याद हो। नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है? इंटरनल या एक्सटर्नल। इतना क्लियर हो गया? अब ये कैश और क्रेडिट सर्विस के बदले भी हो सकता है, प्रोडक्ट के बदले भी हो सकता है। इतना क्लियर है? अब मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन से शुरू करूंगी। तुमको ये पूरा चैप्टर टेबल फॉर्म में, विजुअली पूरा चैप्टर तुमको टेबल फॉर्म में। क्लियर है? अब इलस्ट्रेशन 1 क्या बोला है कि ये जो तुम लोगों को स्टेटमेंट्स दिए, वो स्टेटमेंट से तुमको रिकॉग्नाइज करना है वेदर इट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इजी, तुमको सिर्फ स्टेटमेंट से रिकॉग्नाइज करना है कि वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। अब तुमने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद तुमको रीजन भी देना है कि क्यों तुमको इकोनॉमिक लग रहा है, क्यों तुमको नॉन इकोनॉमिक लग रहा है। क्लियर? एकदम क्लियर? ओके, सबसे फर्स्ट में पहले 3 कॉलम बना देती हूं। ये है ट्रांजेक्शन, ये है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, मतलब रिकॉग्नाइज करना है कौन सा है और रीजन देना है क्यों है। अभी ट्रांजैक्शन का जो पूरा स्टेटमेंट तुमको वो लिखना है, मैं इधर सिर्फ सीरियल नंबर दूंगी। क्लियर है? क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती अननेसेसरी पूरा स्टेटमेंट लिखूं। मैं रीड करूंगी स्टेटमेंट सीरियल नंबर देके, एंड तुम लोगों को लेकिन कंपलसरी पूरा ट्रांजेक्शन का वो स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर है? सबसे पहला स्टेटमेंट है एसेट परचेज फॉर ₹10,000। वैल्यू दी हुई, कितने की एसेट परचेज की है, वैल्यू दी हुई, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, बट ऑब्वियस इकोनॉमिक। सबसे पहला क्या हुआ? एसेट परचेज किया 10,000 का, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया। तो अभी कैश और क्रेडिट में क्या होता है, मैंने क्या बोला, जैसे सम करवाऊंगी तो एक टर्म्स एकदम। अब कैश ट्रांजेक्शन तुमको कैसे पता चलेगा ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है?
तो अगर ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा हो कि कोई चीज कैश वर्ड अगर ट्रांजेक्शन के अंदर आया, अगर स्टेटमेंट के अंदर कैश वर्ड आया मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन है। अगर स्टेटमेंट के अंदर किसी इंसान का नाम नहीं है, कैश भी नहीं है और इंसान का नाम भी नहीं है, तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। लेकिन किसी इंसान का नाम है लेकिन कैश वर्ड नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एकदम ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुमको ऑलमोस्ट 4-5 चैप्टर में कंटिन्यूस ये पॉइंट कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर कैश वर्ड लिखा है मतलब वो क्लियरली कैश ट्रांजेक्शन है। कोई स्टेटमेंट के अंदर कोई पार्टी का नाम लिखा है या कोई इंसान का नाम लिखा है या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश नहीं लिखा हो, ये चीज ध्यान रखना है। कोई पार्टी का नाम लिखा है लेकिन कैश नहीं लिखा है, कोई पार्टी का नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है तो भी कैश ट्रांजेक्शन है। मतलब कैश वर्ड आया तो कैश ट्रांजेक्शन ही है, पार्टी का नाम आया और कैश आया तो भी कैश ट्रांजेक्शन है, पार्टी का नाम आया कैश नहीं आया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, एंड कुछ भी पार्टी का नाम नहीं और कैश भी नहीं है तो भी कैश ट्रांजेक्शन है। जब तक पार्टी का नाम आया और कैश नहीं है तो ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बाकी सब चीज में कैश ट्रांजेक्शन है। क्लियर एकदम? कोई भी टाइप का डाउट है इसमें? ये पॉइंट एकदम क्लियर होना जरूरी है, इसलिए इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ ये पॉइंट पे। क्लियर एकदम? ओके। सो एसेट परचेज फॉर ₹10,000, पार्टी का नाम है, कोई इंसान का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एसेट परचेज की है 10,000 की, ऐसा बोला है ना, कैश वर्ड इंक्लूड किया ना पार्टी का नाम, तो कैश ट्रांजेक्शन। जब तक पार्टी का नाम नहीं है और कैश भी नहीं, जब तक पार्टी का नाम है और कैश नहीं है तो ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, वरना हर केस में कैश ट्रांजेक्शन होता है। क्लियर है? तो एसेट परचेज फॉर ₹10,000 इज अ कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है? तो अगर अपने परचेज किया तो अपने कैश पे किया होगा, तो कैश इज पेड फॉर द एसेट, ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। क्लियर? सेकेंड, एसेट परचेज फ्रॉम राधा फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। पहली बात तो इसके अंदर पार्टी का नाम भी दे दिया है, अमाउंट दिया, सबसे पहले इकोनॉमिक है नहीं इकोनॉमिक है, सबसे पहले अपन देखेंगे अमाउंट दिया है इकोनॉमिक, ठीक है। अब राधा से लिया मतलब पार्टी का नाम दे दिया है लेकिन कैश वर्ड नहीं दिया है, पार्टी का नाम दिया है कैश वर्ड नहीं दिया, और इसमें तो क्लियरली बोल दिया क्रेडिट है। नहीं भी लिखा होता और कैश नहीं लिखा तो भी ये क्रेडिट ही होता, क्योंकि इसके अंदर कैश वर्ड नहीं है और पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है और कैश वर्ड नहीं है, मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अपन को क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब भी आए ना तो रीजन क्या लिखने का पता है? रिलेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर। क्या रिलेशन लिखने, क्या लिखने का? रिलेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर। क्यों डेटर क्रेडिटर? अगर मैं कोई चीज परचेस कर रही हूं, आगे वाले को पैसा नहीं दे रही हूं, तो उसके लिए मैं डेटर हुई और मेरे लिए वो क्रेडिटर, तो ये क्या हुआ? रिलेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर। इजी, ठीक है। नाउ थर्ड, एसेट सोल्ड फॉर ₹20,000, 20,000 की एसेट बेची, पार्टी का नाम है नहीं है, अमाउंट दिया है, पहले तो अमाउंट दिया तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, अमाउंट दिया है कितने में बेची तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। पार्टी का नाम नहीं दिया है तो ऑब्वियसली कैश ट्रांजेक्शन। अभी एसेट बेचते हैं तो पैसा मिलता है, कुछ चीज अपन बेचते हैं तो उसके बदले पैसा मिलता है, तो कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट एसेट। क्लियर है? ओके। नाउ फोर्थ वन, एसेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। क्लियर ट्रांजेक्शन के अंदर ही बोल दिया है, स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मीरा को बेचा है। अब एसेट बेचा है तो डेटा क्रेडिटर नहीं हो सकता, गुड्स बेचा होता है तो ही डेटा क्रेडिटर, भले क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो भी डेटा क्रेडिटर नहीं होगा, बिकॉज एसेट बेचा है। अगर तुमने गुड्स बेचे होते तो डेटा क्रेडिटर होता। क्लियर है? इधर तुम लोगों को डेटा क्रेडिटर रिलेशनशिप लिखा है लेकिन तुम ऐसा डेटा क्रेडिटर नहीं लिख सकते, उस चीज को मत फॉलो करना, ये रॉन्ग दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर। रिलेशन ऑफ डेटा क्रेडिटर, डेटा क्रेडिटर ओनली इन केस ऑफ गुड्स होता है, ओनली इन केस ऑफ गुड्स डेटा क्रेडिटर होता है, एसेट के केस में नहीं होता। इसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, हाँ है, लेकिन डेटा क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अमाउंट इज गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर फ्रॉम मीरा, गोइंग टू बी रिसीव्ड from Meera in future, yeah, received in future from Meera, मतलब पैसा मीरा से फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। डेटा क्रेडिटर किधर भी बीच में नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक में दिया है, कैंसिल कर देना वो पॉइंट। क्लियर है?
एंड रीजन यही आएगा कंपल्सरी. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट ₹8,000 पहले गो थ्रू कर दो 4, फिर मैं नेक्स्ट से वापस इसको रब करके चालू करती हूँ. ओके. ₹8,000 पेड फॉर वेजिस. वेजिस एक्सपेंस है अपने लिए, अपन ने पैसा दिया उसके लिए, ऑब्वियसली अमाउंट है मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एंड पार्टी का नाम नहीं है मतलब कैश ट्रांजेक्शन, तो कैश इज पेड फॉर एक्सपेंस. ट्रांजेक्शन थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ. ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक रीजन. ठीक है. आए 5th नंबर पे. तो क्या था? इकोनॉमिक, क्योंकि पैसा का अमाउंट क्लियर दे दिया है. अब रीजन क्या आएगा? कैश इज पेड अगेंस्ट सर्विस. कोई सर्विस मिल रही है, वेजेस, अपन वेजेस के लिए पे कर रहे हैं, मतलब मजदूरों को पे कर ले के, तो मजदूरों ने कुछ तो सर्विस दी होगी, अपन इसके लिए पे कर रहे हैं, तो कैश इज पेड अगेंस्ट सर्विस. नंबर 6. ₹9,000 रिसीव फॉर रेंट. इसमें भी किसी पार्टी का नाम नहीं है, रिसीव वर्ड बोला है, अमाउंट दे दिया है, ऑब्वियसली कैश ट्रांजेक्शन है इकोनॉमिक का. ठीक है. तो इकोनॉमिक कैश इसमें रिसीव हुआ है, तो कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस. अपन उनको सर्विस दे रहे कि तुम रह सकते हो उधर, तो कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस. क्लियर है? नाउ 7th नंबर. लायबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल्ड. लायबिलिटी अपने लिए क्या होता है? कर्जा. मैंने लास्ट चैप्टर में लायबिलिटी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. लायबिलिटी अपने लिए क्या होता है? कर्जा. अगर अपने लायबिलिटी को अमाउंट का सेटल कर दिया है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं वैसे तो अपना गया है तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बिकॉज अमाउंट इंक्लूडेड है इसके अंदर. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. लायबिलिटी इज पेड. सेटल कर दिया मतलब लायबिलिटी पे कर दिया. वेदर कैश में पे किया हो गया, थर्ड पार्टी से पे करवाया हो, कुछ भी सेटल कर दिया अपने लायबिलिटी, लायबिलिटी इज पेड, खत्म. क्लियर है? 8. रिसीवेबल ऑफ ₹18,000 इज रिसीव. एक रिसीवेबल था, मतलब अपन को मिलने वाले थे पैसे 18,000 के, वो मिल गए मतलब कैश मिला ना, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बट ऑब्वियस अमाउंट इन्वॉल्व है, तो कैश इज रिसीव्ड. अगेंस्ट रिसीवेबल लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या रिसीवेबल इज रिसीव्ड इन कैश तो भी चलेगा. An order is received to supply goods of 10,000. अभी तो ऑर्डर रिसीव हुआ है, गुड सप्लाई नहीं हुआ है. ऑर्डर रिसीव हुआ, गुड सप्लाई नहीं हो, तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अनटिल अनलेस गुड सप्लाई हुए, भले पेमेंट बाद में आएगा चलेगा, पर गुड सप्लाई हुआ है ना तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाता है. पर इधर गुड सप्लाई नहीं हुई, सिर्फ ऑर्डर आया फोन करके मुझे दे देना, तो उसको अपन ट्रांजेक्शन में नहीं इंक्लूड करेंगे. समझ आया? जब तक बिल नहीं बनता कि गुड चले गए, तब तक वो ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक नहीं बनता है. ये सिर्फ ऑर्डर मिला है तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा. जब भी ऑर्डर मिलता है तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है. तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक. ठीक है. अब जब भी नॉन इकोनॉमिक है तो रीजन क्या लिखना है पता है? इट इज नाइदर कैश ट्रांजेक्शन नॉर एस्टैब्लिशेस रिलेशन ऑफ डेटा क्रेडिटर. ना ये डेटा क्रेडिटर का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, ना ये कैश ट्रांजेक्शन है. क्लियर है? तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ये बहुत बड़ा रीजन है, इसके लिए मैं इधर नहीं लिखी, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्लियरली मेंशन है रीजन. ठीक है. इट इज नाइदर अ कैश ट्रांजेक्शन, नाइदर इट मेंशंस एनी डेटा क्रेडिटर रिलेशनशिप, सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th. ओके. अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन एसेट. अपन प्लान कर रहे हैं, कहां से ट्रांजेक्शन? पहले तो कोई वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, कितने के एसेट, क्या एसेट, और प्लान करने को कभी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते. सो क्लियर है? नॉन इकोनॉमिक. ओके. सेम रीजन नॉन इकोनॉमिक के अंदर, सेम रीजन देना है. ओके. टू एनहांस सेल फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज अरेंज विद सेल्समैन. कोई अमाउंट इंक्लूड है? अमाउंट ही नहीं है, वैल्यू ही डिटरमाइन नहीं है, काय का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इसके अंदर रीजन सबका टेक्स्ट बुक में मेंशन. इट इज नाइदर अ कैश नॉर एस्टैब्लिश एनी डेटा क्रेडिटर रिलेशनशिप, सो इट इज अ
नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर है, एकदम क्लियर ये पॉइंट। अब अपन जाएंगे कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन के ऊपर। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे होता है मैंने ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर दिया कि उनको कैसे बाइफोगेट कर सकते हैं, कौन सा कैश ट्रांजेक्शन कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ओके। अब कैश ट्रांजेक्शन में एक और बार ब्रीफ में बोल देते, कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जिसके अंदर कैश वर्ड मेंशन होता है या कुछ भी मेंशन नहीं होता, लेकिन अमाउंट, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बेसिक रूल है जो होना चाहिए तो ही कैश या नॉन कैश होगा, क्रेडिट होगा, सॉरी। ठीक है, तो अभी जिसके अंदर अमाउंट नहीं लिखा है, अमाउंट क्या, जिसके अंदर कैश वर्ड नहीं लिखा है एंड जिसके अंदर पार्टी का नाम भी नहीं लिखा है और अमाउंट देखिए तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा, कैश वर्ड लिखा है तो भी कैश ट्रांजेक्शन, अनटिल अनलेस पार्टी का नाम लिखा है कैश नहीं लिखा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बाकी सब केसेस में वो कैश ट्रांजेक्शन है। क्लियर है, अभी वही चीज अपन को करना है, ये मैंने ऑलरेडी तुमको डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है, अब वही चीज का पूरा एग्जाम्पल है, सेम चीज कि कैश है कि क्रेडिट है, उसका रीजन देना है क्यों कैश क्रेडिट है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2, सीरियल नंबर, कैश क्रेडिट एंड रीजन। तुमको सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन कैश का तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही तो सिर्फ सीरियल नंबर लिखूंगी। क्लियर है, कैश और क्रेडिट और रीजन। क्लियर है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर 500, ऑलरेडी कैश वर्ड आ गया है तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन। अब इसके अंदर तुमको क्या रीजन देना है, खाली तुमको बताना कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं गुड्स सेल कर रही हूँ, कैश आ रहा है मेरे पास तो कैश इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, पैसा आ रहा है तो कैश इंक्रीजेस। तो रीजन में क्या लिखना है, कैश इंक्रीज डिक्रीज लिखना है तो कैश इंक्रीजेस। सेकेंड क्वेश्चन, खाली इतना ही लिखना है रीजन के अंदर। गुड्स परचेज फॉर ₹800, ना कैश वर्ड है ना पार्टी का नाम है तो भी कैश ट्रांजेक्शन ही होगा। कैश वर्ड नहीं है मानते, लेकिन पार्टी का नाम भी तो नहीं है तो कैश ट्रांजेक्शन ही होगा, तो ये भी क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। अब गुड्स परचेज किया, पैसा जाएगा, पैसा गया मतलब कैश। ठीक है, थर्ड, गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीरा, कैश वर्ड नहीं है, पार्टी का नाम है तो क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश वर्ड नहीं है, पार्टी का नाम हो तो क्या आएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो थर्ड क्या आ गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर है, अब नो कैश वर्ड इज मेंशन एंड द नेम ऑफ द पार्टी इज मेंशन, ऐसा ही लिखना है। रीजन भी जो अपन फील करते हैं वही अल्टीमेट रीजन है, तो क्या लिखोगे, नो कैश वर्ड एंड सोल्ड टू पार्टी मीरा, ये सोल्ड टू मीरा, नो कैश वर्ड एंड गुड्स सोल्ड टू मीरा। क्लियर है, फोर्थ, क्लियर एकदम। गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश, पार्टी का नाम है लेकिन कैश क्लियर वर्ड बोल दिया है तो क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। तो फोर्थ क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। अब सोल्ड है, सोल्ड मतलब पैसा आएगा, अगर कुछ चीज बेच रहे तो कैश इंक्रीजेस, उस चीज के लिए पैसा अपन को मिलेगा। फिफ्थ, सैलरी पेड ₹5000, भले कैश वर्ड नहीं लिखा है लेकिन नाम भी तो नहीं लिखा है किसी का, पार्टी का या बिजनेस इंस्टीट्यूशन का, किसी का भी नाम नहीं लिखा है तो ये क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड पे किया है तो कैश डिक्रीजेस, पे किया तो क्या होगा, कैश डिक्रीजेस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹8,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, एक्सपेंस पे किया है, एक्सपेंस पे किया और किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन पे किया है तो क्या हो जाएगा, कैश डिक्रीजेस। कोई भी चीज पे करते तो क्या हो जाता है, अपना कैश कम हो जाता है। सेवेंथ, गुड्स ऑफ ₹2000 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, अपन को पैसा देना पड़ा उसके लिए नहीं, फ्री सैंपल की तरह अपन को मिला है, ये चीज अपन को फ्री सैंपल्स मिले, अपने लिए तो कोई पैसा आजा कर ही नहीं रहा है, वैल्यू का कोई लेना देना नहीं, कितने का भी मिला तो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही तो कैश क्रेडिट कैसे आएगा, क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों इकोनॉमिक के पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिक ही नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक लिख दो। नो कैश नो क्रेडिट, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। गुड्स क्या लिखा है, रिसीव्ड एज फ्री सैंपल्स, अगर पेड एज फ्री सैंपल्स आएगा ना तो रिकॉर्ड आएगा, बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगी। अपन ऐसे ही किसी को नवरे नहीं बैठे सबको सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपना वो सैंपल इसलिए देख रहे हैं कि आगे एडवर्टीजमेंट हो और अपना एक्सपेंस उस चीज का दे रहे ताकि अपने गुड्स एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बिके। क्लियर, तो अगर अपन पे कर रहे, अगर अपन दे रहे हैं फ्री सैंपल्स तो
वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, रिसीव कर रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बिकॉज अपना कोई पैसा नहीं गया उसमें. क्लियर? एकदम क्लियर है. तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नाइदर कैश नॉर क्रेडिट, बस इतना ही लिखना है. क्या लिखना है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर? नाइदर कैश नॉर क्रेडिट, क्योंकि ना तुम अभी पे कर रहे हो ना तुमको फ्यूचर में पे करना है. क्लियर एकदम? ओके. 8. फर्नीचर रुपीज 5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर. पार्टी का नाम दे दिया है, तुमने एक एसेट परचेज किया और पार्टी का नाम दे दिया, कैश वर्ड नहीं दिया है, तो क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्लियर है? नो कैश वर्ड, अगेन सेम, नो कैश वर्ड, and asset is purchased from Shriji Furniture Mart. And asset purchased from Shriji Furniture Mart. क्लियर है? एकदम क्लियर है ये पॉइंट. एक बार गो थ्रू कर लो, आगे के बाद में एक्सप्लेन करते हूँ. ओके, नेक्स्ट. Ninth. Rupees 3000 paid to Shah Agency for advertisement. Paid to Shah Agency for advertisement. भले नाम दे दिया लेकिन पे कर दिया. क्लियर? पे वर्ड ही क्या प्रिडिक्ट करता है? अगर पे बोला हो या रिसीव्ड बोला हो ना तो कैश ट्रांजेक्शन ही आएगा. अगेन ये पॉइंट बोलना भूल गई थी. अगर पे वर्ड क्लियरली लिख दिया है, पे कर दिया है, भले कैश बोला हो कि नहीं बोला हो, भले इंस्टीट्यूशन का नाम हो, पे कर दिया है ना, मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन है. या रिसीव्ड वर्ड यूज कर लिया मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन है. क्लियर है? तो कैश ट्रांजेक्शन, और इसके अंदर अपन ने पे किया तो कैश डिक्रीजेस. पे किया तो क्या होगा? कैश डिक्रीजेस. क्लियर है? 10th. कमीशन रिसीव्ड, अगेन सेम. कमीशन रिसीव्ड रुपीज 3200. रिसीव्ड हुआ मतलब पे, रिसीव हुआ मतलब कैश ट्रांजेक्शन. रिसीव किया तो कैश इंक्रीजेस. 11th. गुड्स रुपीज 5000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक. चेक से भी पेमेंट होता है तो कैश ट्रांजेक्शन ही माना जाता है. बैंक से पैसा जा रहा है, अल्टीमेटली पैसा तो गया या आया. अगर बैंक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है तो कैश ट्रांजेक्शन ही माना जाता है, वो क्रेडिट नहीं माना जाएगा, बिकॉज आज की डेट में पैसा मिला, फ्यूचर पे डिले नहीं किया गया है. क्लियर है? तो बैंक ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कैश ट्रांजेक्शन. तो पैसा कैश से गया, ठीक है. पेमेंट इज मेड इन तो कैश, या बैंक बैलेंस डिक्रीजेस. क्या लिखोगे इसके अंदर? बैंक बैलेंस डिक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 12. गुड्स रुपीज 6000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव बाय चेक. पेमेंट रिसीव बाय चेक, बैंक ट्रांजेक्शन, अगेन कैश ट्रांजेक्शन. इसमें पैसा आया क्योंकि गुड्स सोल्ड किए, तो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 13. रेंट रिसीव बाय चेक रुपीज 500. रिसीव्ड हुआ, वर्ड ही बोल रहा है और फिर चेक बोल दिया, दोनों तरह से बोल रहे हैं कैश ट्रांजेक्शन है, कोई डाउट ही नहीं है. रिसीव मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. 14th नंबर. टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज 700 पेड बाय चेक. पे वर्ड बोल दिया है, चेक वर्ड बोल दिया, अगेन कैश ट्रांजेक्शन. बैंक बैलेंस डिक्रीजेस. बैंक का कोई डिटेल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है. बैंक का ट्रीटमेंट एज गुड एज कैश का ट्रीटमेंट होता है. अ चेक ऑफ रुपीज 3000 इशू टू लक्ष्मी बेन फॉर हर ड्यूज. अपन ने चेक इशू किया मतलब पेमेंट किया, पैसा गया अपना बैंक में से तो कैश ट्रांजेक्शन होता है. अपन ने चेक इशू किया मतलब अपन ने पैसा दिया किसी को, ठीक है. लक्ष्मी बेन को देना था, उसके बदले दे दिया मैंने पैसा, तो क्या हो गया? बैंक बैलेंस डिक्रीजेस. क्लियर है? अपन नेक्स्ट लेक्चर में वाउचर के टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स, ड्यूअल इफेक्ट क्या होता है ट्रांजैक्शन का, वो सब पढ़ेंगे. विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस टॉपिक एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय एवरीवन.